अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असरार मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, नया अदालती साल 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। उस हवाले से तकरीब जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में मुनक़िद होगी, जिसमें सारे जजेस मौजूद होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल का बड़ा अहम खिताब होगा। वो नए अदालती साल में हर चीफ जस्टिस जो है वो पिछले साल की अपनी कारकर्दगी और फ्यूचर की कुछ प्रायोरिटीज़ का वो बताता है। कुछ उनकी रिजर्वेशन होती हैं मुख्तलिफ इदारों में या विद इन, वो भी कई दफ़ा डिस्कस हो जाती हैं। बार के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, वो भी खिताब करेंगे। अटार्नी जनरल मंसूर अवान का खिताब होगा। तो ये तकरीब इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें वकला भी मौजूद होते हैं, क्योंकि नया अदालती साल छुट्टियों के बाद 2-3 महीने की छुट्टियां होती हैं, तकरीबन 2.5 महीने इस दफ़ा थी। तो वो जो है वो उसके बाद ये शुरू होता है मामला। तो एक किस्म का नुमारा अदालतें जो है वो फुल फ्लैज जो है वो अपने काम रिज्यूम करती हैं। अब अगले हफ्ते का जो रोस्टर है वो भी हमारे पास मौजूद है, और उस रोस्टर के मुताबिक 6 बेंचेस बने हैं अगले हफ्ते के लिए, और 6 जजेस जो है 6 बेंचेस मुख्तलिफ केसेस, ऑर्डनरी केसेस करेंगे। ये जो है वो कोई स्पेशल बेंच नहीं है, ये रूटीन के बेंचेस हैं जो रूटीन के केसेस हफ्तावार जो बेंचेस हैं। पहला बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल की सरबराही में है, 4 रुकनी बेंच, और बड़ा रेयर होता है। अमूमन कोई नया चीफ जस्टिस, नया जज आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कई दफ़ा चीफ जस्टिस अपने साथ बिठा लेता है एक रेगुलर बेंच के साथ, तो वो 4 रुकनी होता है। अब रेगुलर बेंच भी है, नया चीफ जस्टिस, नया जज भी नहीं है, तो ये 4 रुकनी बेंच की कोई समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आज मेरे साथ अदील सरफराज हैं, तो हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी 60,000 से ज़्यादा होगी। हुकूमत से पूछे तो वो कहते हैं जी अब आजकल उनको है कि जज बढ़ाएं, लेकिन मेरे ख्याल में केस मैनेजमेंट इशू है, बाकायदा उस हवाले से स्टडी नहीं है, रिसर्च नहीं। अब ये 4 रुकनी बेंच को 2-2 रुकनी बेंच भी हो सकते हैं। डिवीजन बेंचेस अगर ज़्यादा हों, ऐसे केसेस जो हाई कोर्ट में आते हैं जो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है, वो लगा लिए जाएँ। लेकिन इस तरह बज़ाहिर ये नहीं है। ये 4 रुकनी बेंच है। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल, जस्टिस इरफान सादात, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये 4 रुकनी बेंच। दूसरा बेंच जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में है, उसमें जस्टिस सत्तर मिनल्ला है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। तीसरा बेंच जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी उसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी हैं। चौथा बेंच जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। 5वां बेंच है जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली है और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान है। ये क्रिमिनल केसेस करते हैं, जो जेल पटिशन, क्रिमिनल अपील, ये तकरीबन जस्टिस जमाल मंदोखेल 11 मार्च से इन केसेस पे उनका फोकस है और काफ़ी उन्होंने काम निकाला है, और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये वो मामला है जो 2-3 साल से क्रिमिनल अपील नहीं सुनी जा रही थी, जेल पटिशन, 3,000 से ज़्यादा लोग जो है वो जेल में हैं। वो उम्मीद से है कि कब हमारे जेल पटिशन टेकअप होगी। तो ये बेंच बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस बेंच से खबरें कम आती हैं, तो इस हवाले से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये वो केसेस सुन रहा है जिसमें जो है वो किसी को एक्विटल हो जाएगी 14 साल 15 साल बाद, किसी की जो है वो एज कम हो जाएगी, सेंटेंस सज़ा कम हो जाएगी। तो ये इस हवाले से ये बहुत अहम है। हमारे आम जो लोग जिनका हम देखते हैं कि जिनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जेल पटिशन पेंडिंग होती है, उनसे उनके जो फैमिली के लोग हैं उनसे पूछें तो इसकी अहमियत कितनी है जेल पटिशन की, क्रिमिनल अपील की। और ये 6ठा बेंच जो है ये जो है वो एडहॉक जजेस पे मुश्तमिल जस्टिस तारिक मसूद हैं और जस्टिस मज़हर अलमी खेल है। तो ये जो रोस्टर है ये 9 सितंबर से 13 सितंबर तक है। जैसे सैयद मंसूर अली शाह, क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं, वो 12 सितंबर को आएंगे, 16 से फिर वो भी बेंच में बैठेंगे। तो ये तकरीबन 18 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। और अब ये है कि रोस्टर कई दफ़ा चेंज हो जाता है अभी, क्योंकि टाइम है, जुमेरात है, जुम्मा है, कई दफ़ा इसमें रद्दोबदल भी हो जाती है। लेकिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फाइनल ही है रोस्टर जो रेगुलर है। इसमें अभी जो स्पेशल बेंचेस बनने
होने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस अगले साल होने हैं, उस हवाले से कोई मालूम नहीं कि वो उस पर कल जो मीटिंग होती है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजेस बैठते हैं, उसमें डिसाइड होता है कि ये क्या होगा मामला। जी, वो मीटिंग अगर, क्योंकि जैसे मंसूर अली शाह भी बैरून मुल्क है, जैसे मुनीब अख्तर भी जो है वो छुट्टियों पे आप देखते हैं कि वो क्या होता है उस हवाले से। तो अदील साहब, मैंने बड़ा लंबा है ये तमीज़ बात दी क्योंकि ये एक किस्म की ब्रेकिंग खबर है हमारे लिए। ब्रेकिंग इस वजह से है, एक आप कह सकते हैं कि हमारी छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं, इनके साथ ये आ रहे, कम से कम हमें भी कुछ काम करने को मिलेगा। जी जी। तो ये एक और लिखा हुआ है कि ये ओपनिंग सेरेमनी ऑफ न्यू जुडिशियल ईयर ऑन 9 सितंबर एट 9:30 AM। यस, तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर सर तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है, तो इस रिटायरमेंट करीब आने के पहले उनके पास ये एक मौका होगा कि वो अपनी जो अदालती कारकर्दगी है गुज़िश्ता 1 साल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी रोशनी डालेंगे। और मुझे तो लगता है, जैसा कि हाल ही में हमने देखा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे और उन दिनों इख्तिलाफात अरूज पर थे काजी फायज़ ईसा और उनके दरमियान, तो उन्होंने कुछ बातें उस फुल कोर्ट रेफरेंस में भी सुना दी थी काजी साहब को। तो हो सकता है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब भी आज तारीख को दोहराएं। गो के जस्टिस मंसूर अली शाह में इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे एज सीनियर प्यूनी जज, और देखना होगा कि काजी फायज़ ईसा इसमें क्या कहते हैं, और मालूम होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी रिटायरमेंट का, क्योंकि अब भी ये बातें चल रही हैं। कभी कोई एक्सटेंशन की बात, मेरा ख्याल है कि वो पिछले साल की अपनी कारकर्दगी, वो तो ऑब्वियसली सर उसका जिक्र तो होगा ही, और वो ये भी देखेंगे कि कितने केस हमने डिसाइड किए हैं। ये भी एक हो सकता है जजेस का भी पूरा चार्ट आ जाए कि फलान जज ने इतना काम किया, फलान जज ने इतना काम किया। ये भी एक दफ़ा जस्टिस बंदयाल साहब ने किया था। आजकल अकाउंटेबिलिटी विद इन इंस्टीट्यूशन हो रही है, तो क्या पता काजी साहब भी इस हवाले से बात करें। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन ये अदील, आपने आज सुबह एक रिपोर्ट किया कि जी केसेस की जो पेंडेंसी है इस वक्त तारीख की बुलंद सतह पे पहुंच गई। बिल्कुल सर, 60,000 पहले इतना कभी नहीं हुआ। और काजी साहब जब आए थे तो गलबन 56,000 थे। नहीं, मेरे ख्याल से 53 या 54,000 थी। और एक दफ़ा बंदयाल साहब के दौर में 53,000 क्रॉस किया था, मगर फिर वापस आ गई थी 52 तक। ये फिर काजी साहब के 1 साल में, अभी तो लाहौर हाई कोर्ट में 24 जज भी अवेलेबल नहीं है, सिंध हाई कोर्ट में 11 जज नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले आप, वहाँ है मामला, पूरे 1-2 जजेस की कमी है, पेशावर में भी जजेस की कमी है, और उसमें इतनी पेंडेंसी बढ़ना आप क्या देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि केस मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो अब ये 4 रुकनी बेंच, इसको 2-2 से भी हो गैर ज़रूरी है 4 रुकनी बेंच, या तो ये स्पेशल बेंच हो, फिर तो समझ में आता है कि खास मुकदमा, क्या पता कोई ऐसा केस लगाओ। लेकिन मेरा ख्याल है ये तो रूटीन का केस बेंच है। रूटीन में तो सर 4 जजेस एक बेंच में बैठना, वो आपकी बात दुरुस्त है। यही अगर 2 रुकनी बेंच हो जाता, 2 बेंचेस और हो जाते, तो शायद ज़्यादा मुकदमात निमट सकते थे। हो सकता है अब इसके पीछे क्या थॉट है वो तो वाज़ेह होगा जब कार्रवाई सामने आएगी, कौन कौन से मुकदमात इस बेंच में लगे हैं, क्योंकि हमें तो बहुत सी उम्मीदें हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाला, क्या पता बाद में कुछ हो मामला ऐड अप हो सकता है, क्योंकि मैंने पूछा है कुछ लोगों से उस मीटिंग के बारे में जिसमें ये डिसाइड होता है ना, 3 रुकनी मेन रोस्टर अप्रूव होता है। बिल्कुल, ये तो चले इस कमेटी ने अप्रूव कर दिया, शायद उनसे व्हाट्सएप पर अप्रूवल ले लिया हो गया होगा। जी, प्रपोजल जाती है मेरे ख्याल है रजिस्ट्रार की, बिल्कुल, और रजिस्ट्रार की प्रपोजल पे फिर वो अप्रूवल हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन जो खास या स्पेशल केसेस होते हैं, मफाद आमा के केसेस होते हैं, उनके लिए कमेटी बैठती है, चाहे वो वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करें, तमाम मेम्बरान मौजूद होते हैं तीनों, और वहाँ पर अपना इनपुट दिया जाता है। वो जो आप मुकदमात जिनका जिक्र कर रहे हैं, काफ़ी 184(3) वो मोस्ट प्रॉबेबली आ जाए, बाद में एड अप हो जाए, मगर मेरी इतलात के मुताबिक कल तो मीटिंग मुश्किल है। बताया ये जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस वक्त भी अपनी तातीलात पर मौजूद हैं। हालांकि हमने देखा तातीलात के दौरान मेरा ख्याल है कि अदील, वो बेंच जो है फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाला, वो अप्रूवल के लिए सिर्फ भेज दिया जाता और वो भी अप्रूव हो जाता। 7 रुकनी बेंच ऑलरेडी बना हुआ है। बिल्कुल। एक के अब ये है कि 1.5-2 महीने बाद, अच्छा मजे की बात है, वो वाहिद केस है जिसमें हर हेयरिंग जो है वो 1.5-2 महीने बाद अगली हेयरिंग टेकअप होती है, यानी 1.5-2 महीने का वक्फा आता है। बिल्कुल। और मैं तो इसमें सर एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम अदालतों को तो दोष देते ही हैं, वकला साहिबान का भी किरदार कोई इतना मिसाली नहीं है।
फौजी अदालतों के केस में माजरत के साथ। हाँ, किसी का कोई अपना कोई बंदा सिवाय हफीजुल्लाह न्याजी साहब का था। हाँ, यहाँ तो जवाद खाजा साहब है ना। देखें यहाँ पर अब कभी बेंच पर एतराज़ होता है, कभी फलां जज पर लेकिन एतराज़ होता है। बात ये है, ये हम नहीं कह सकते। जजेस ने ओथ लिया है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। ये ना जवाद खाजा साहब अब तो रिटायर्ड है, ना सलमान अकरम राजा साहब ने, ना फैसल सिद्दीकी ने। दूसरा ये है कि बेंच पे एतराज़ होता है, आप रिजेक्ट करके और केस को चलाएं। आप देखें ना केस होता किस तरह है मामलात। ये तो हम अगर हम भी लोगों को सही बात ना बताएं तो वो फिर गलत होगा। केस चलता है, जिस दिन मूड नहीं होता, हाँ जी आपने एतराज़ किया था, ठीक है जी। अच्छा, वो फिर वो जो पहले करके फारग अच्छा, होता है उसको बाद में कहा जाता है आपने एतराज़ किया था, जिस तरह सरदार तारिक साहब ने किया, सस्पेंड करके जजमेंट 1.5 महीने बाद हेयरिंग की, तकरीबन 13 दिसंबर ये आपको कहा कि हाँ जी मुझ पे एतराज़ किया, ठीक है मैं रिक्यूज करता हूँ। पिछला स्टे जारी नहीं, मार्च में अपनी रिटायरमेंट से पहले रिक्यूज। हाँ, मार्च में पहला 13 दिसंबर को गालबन केस टिकअप किया, फिर 2 महीने बाद। अच्छा, फिर इसी तरह होता है जी कि अब सरदार साहब जो है वो उन पे हो जाता है, फिर अगला बेंच बनने के लिए 1.5-2 महीने लग जाते हैं। अब जब अगला बेंच अमीन साहब का आता है तो वो कहते हैं जी कंडीशनली कुछ अलाउ कर देते हैं ट्रायल। ये उनको एजाज़ हासिल है कि उन्होंने उसके बेंच ने अलाउ किया। और ये तारीख में देखे ना, जब वो FBLE जिक्र करते हैं, यूरिस्प्रूडेंस हमारी कितनी पीछे जा रही है, ये आगे जा रही है। ये जो फैसला अब भी होगा ना, ये जो 7 रुकनी बेंच करेगा, ये 10 साल बाद भी, बल्कि 70 साल बाद भी पाकिस्तान की कोर्ट होगा कि जी ये ICIC पहले 6 जजेस ने सिविलियन ट्रायल फौजी अदालतों में गैर आइनी डिक्लेयर किए थे, और अब ये हो रहा है। अब अमीन साहब ने कंडीशनली अलाउ किया, खैर अभी फाइनल फैसला नहीं आता। फिर 1.5 महीना अमीन साहब ने कहा आप लार्जर बेंच चाहते हैं अगले हफ्ते, तो फिर केस कमेटी को चला गया। कमेटी ने 1.5 महीने बाद बेंच बनाया 7 रुकनी। तो ये देखे ना, ये सिर्फ वकीलों को मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट भी पूरी उसमें ना सर, जाहिर बात है आपने इख्तियार तो आपके पास है ना। वकला साहिबान तो इस्तदा कर सकते हैं। मैं वकला की इस हद तक बात कर रहा हूँ कि वो भी इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर ले। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें नहीं आई हमारे सामने एज सच, जिस तरह बिल्कुल दीगर मुकदमात में आती हैं, इस मुकदमे में नहीं आ रही। तो बहरहाल देखते हैं मामला अब आगे किस तरह। अगर वकीलों का ये ख्याल है ना कि मंसूर अली शाह आके वो भी यही बेंच चलाएंगे, अब ये बेंच पार्ट एंड मैटर है, बेंच चेंज नहीं होगा और इसी बेंच से ही चलना है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, कोई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी उस तरह। देखें अब कमेटी का तो इस बेंच पर इख्तियार ख़त्म हो चुका है ना, बेंच तश्कील पा चुका है, कमेटी ने जो काम करना था कर दिया। अब इस बेंच के ऊपर मुनसर है ना, 1 महीने में निपटाते हैं या 1 साल में निपटाते हैं, ये तो अब इन जजेस साहिबान पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है, इसने डिसाइड करना है कि उन्होंने कितना जल्दी इस केस को आगे लेकर चलना है, और ऑब्वियसली वकला की मुआवनत के साथ ही। इसके अलावा आप देखेंगे नया अदालती साल शुरू होगा तो बड़ा चैलेंज क्या होगा काजी फैसल साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट? सर मैं तो ये समझता हूँ कि काजी फायद ईसा साहब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो उनकी एक्सटेंशन है। उन्हें उसको क्लियर करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि अपने रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी तकरीबन कुछ माह बाकी हैं, उनका 1.5 माह बाकी है, उसमें वो कुछ काम करना चाहते हैं, तो पहले इस मामले को तो वो उन्हें दबाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, एक असूली मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। ये ज़राए से खबरें नहीं चलेंगी। आपको गवाहियाँ भी मौजूद है, कुछ वकील भी कह रहे हैं वो नहीं, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर को भी बताया। लेकिन बीच में ना असल में नजम सेठी साहब और राना सलोला साहब ने जब पूरी बात कर दी ना, वो बड़ा डैमेज किया है उसने कि भाई मैं पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं, मेरे हवाले से ना करें, लेकिन अगर सबको 3-3 साल देते हैं तो फिर अब इस पे तो मतलब ये भी लिया जा सकता है, कान को आप इधर से ना पकड़े, बेशक अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो काजी साहब होंगे। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि ये असल बात है कि एक्सटेंशन का मामला जुडिशियल पैकेज देखिए ना, आज जिसने अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को तकसीम की है, इस वक्त काजी साहब की देखे ना, एक कैंप था माजी में आपने देखा होगा कि बंदयाल कैंप, या हम कहते थे जी वो जजेस जो लाइक माइंडेड थे, जिनको हम प्रो PTI भी कहते थे, एक तरफ वो जज जिनको हम उस वक्त हमारे लोग कहते थे आइन पसंद जजेस। अभी मुस्कुराहट भी आप अब हमें वो लफ्ज़ जो इंडिपेंडेंट आइन पसंद जज एक तरफ वो थे। अच्छा, वो आइन पसंद जजेस में भी दरार पड़ गई है, आपने देखा सब बड़ी। अच्छा, ये दरार पड़ी कब है, आपने नोट किया? सर ये दरार अब चले, इसमें जो वाज़े हुआ है वो तो मामलात हुए हैं मखसूस नशिस्तों के मामले नहीं, लेकिन 6 जजेस की खात, बिल्कुल वो बात आपकी दोस्त है। मगर ये दरार ना, जो इन जजेस साहिबान को कहा जाता था कि आइन पसंद जजेस हैं, इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस हैं, ये उस दिन ही पड़ गई थी जिस दिन काजी साहब पार्लिमान चले गए थे अकेले।
सही। उनके साथ कोई और जज नहीं गया था जो उनका सो कॉल्ड लड़ा था, ये उनके साथ जो हम ख्याल जजेस नहीं, लेकिन वो साथ फिर भी खड़े रहे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खड़े रहे। मेरा ख्याल है साइड पर खड़े रहे। मेरा ख्याल है कि खिलाफ कुछ चीज़ों पे आया, लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है, 6 जजेस का खत डिफाइनिंग मोमेंट था। जनवरी 13 पे भी उन्होंने था कि भाई हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उनका ये था कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई है, तो हम जो आइन पसंद जज हैं, हमें इंडिपेंडेंट, हमें ना प्रो पीटीआई होना चाहिए ना एंटी पीटीआई कैंप में ज्वाइन करना चाहिए। हमें जो असल चीज़ हुई ना वो जनवरी 13, वहाँ से फिर बातें शुरू हुई। फिर जनवरी 13 के बाद 8 फरवरी आया, 8 फरवरी पे 6 जजेस ने खत लिख दिया। अब वो 6 जजेस के खत पे जो तकसीम हुई, जिस सत्र में अल्लाह ने एक स्टैंड लिया, हालांकि मंसूर अली शाह उधर थे, काई साहब के साथ मुलाकात शहबाज शरीफ से की, ये की, लेकिन शुरू वहाँ 6 जजेस पे हुआ मामला। फिर अतर मिनल्ला साहब भी तो एक माजी में मतलब एक्टिविस्ट स्टूडेंट यूनियन के वो रहे हैं, और उन्होंने भी सारी चीज़ें देखी हैं कि भाई काई साहब का पहले वास्ता जो है वो पढ़ता रहा मुनीब अख्तर साहब से, उमर अता बंदयाल साहब से। गलबन इस दफ़ा उनको इसी वजह से ज़्यादा मसला है, लेकिन ठीक है। अतर मिनल्ला के बारे में कहा जाता है ना कि स्ट्रीट स्मार्ट है, नहीं वो समझते हैं चीज़ें। नहीं, अब मसला ये है कि वो देखें, उन्होंने उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि हमें जो इमेज है जुडिशरी का वो बेहतर रखना है। जजेस जो है, ये जो 6 जज है, ये कोई प्रो पीटीआई जज नहीं है। इनमें तो कोई जाला रहा है माजी में, कोई एक्सट्रीम काई साहब का वकील रहा है, सोशलिस्ट रहा है, तो ये तो कहीं नहीं रहे हैं ना। माजी इनका बैकग्राउंड देखें 6 जजेस का, इनका कोई पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड है, किसी का नून लीग का होगा। सरदार इसहाक साहब जो है, वो जो एजाज इसहाक साहब के वालिद हैं, वो नून लीग के वकील थे, सरदार तारिक मसूद साहब के भतीजे भी। तो वो बैकग्राउंड देखा जाता है ना, तो उसको धकेल के आप पीटीआई में ले जाए तो अलग बात। उनका ये था कि हमें अदालतों को अपना तशख्खुस बरकरार रखना चाहिए। ये जो भी इस वक्त जो पूरा सिलसिला चल रहा है, कन्फ्रंटेशन चल रही है पीटीआई और उसमें, हमें उसमें एक फरीक नहीं बनना चाहिए। आपके ख्याल में वो ठीक था? पर सर बिल्कुल ठीक था। अब देखें, बात यह है कि मैं तो अब ये बात कहूँगा, अभी आपने जो इस रोस्टर की बात की है, जजेस साहिबान का जो रोस्टर आया, इसमें अब जो मुकदमा सबसे पहले समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जस्टिस मुसरत अली साहब अभी मौजूद है ना। आपको सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वापसी के फ़ौरन बाद मुकदमा वही समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए, 6 जजेस के ख़त पर लिए गए अज़ खुद नोटिस पर। ठीक है, और वंस एंड फॉर ऑल ये मामला सेटल डाउन होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर काजी फायद ईसा साहब, उनकी कुछ इंटेंशंस हैं, अच्छी इंटेंशंस हैं, वो चाहते हैं कोई मार्क छोड़ना है, तो उन्हें सबसे पहले इस एयर को भी क्लियर करना होगा। एक्सटेंशन वाला मामला उन्हें सबसे पहले डिसाइड करना होगा। इसके ऊपर जो भी क्या सराइयाँ हैं, आप कहते हैं कि 6 जजेस की खत में उन्हें जाते जाते कोई एक मतलब एक फायर वॉल बनानी सर, चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें लोग याद रखें अच्छे अल्फाज में, तो मैं ये समझूंगा कि ये उनके पास एक सुनहरी मौका था जो टू सम एक्सटेंट उन्होंने गंवा भी हालांकि दिया। ये चीज़ें हो सकती हैं, 6 जजेस के खत पे एक जजमेंट आ सकता है, एक फायर वॉल बन सकती है जजेस को जो ये शिकायत है, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट के 28 जजेस ने अदील रेजोल्यूशन में कहा है कि ये इंटरफेरेंस है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 90% बलूचिस्तान वालों ने जो शेर लिखा है वो असल में उसकी वजह है, बलूचिस्तान में ज़्यादा कुछ लिख दिया जाता है। अब वहाँ वो जो राना साहब जज साहब हैं, वो उनसे पूछे कि क्या इलेक्शन ये वो इवन नईम अफगान साहब से पूछें, उनको पता होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि ये तो हो गया कि आप कह रहे हैं 6 जजेस का इंटरफेरेंस का मामला, लेकिन मखसूस नशिस्तों का केस आप कहते हैं कि अगर काई साहब ये ऐलान कर देते हैं तो उस फुबारे से हवा निकल जाएगी, वो केस फिर इरेलेवेंट हो जाएगी। नहीं सर, काफ़ी हद तक हो जाएगा ना। देखिए, बात यह है कि आज जो भी बात होती है उसका महवर तो वो एक्सटेंशन ही है, वो जुडिशल पैकेज ही है, जिसके बेनिफिशरी अल्टीमेटली काजी फायद ईसा साहब हैं। अब देखें, एक जानिब वज़ीर कानून साहब आकर ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्या सराइयों पर मबनी बात कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी और ख़बर पर बात करें। वज़ीर कानून साहब अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब आकर कहते हैं कि चीफ साहब ने ये कहा था। देखें, वो खुद इस मामले को जिंदा रखना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्यों कर जिंदा रखना चाह रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं सबसे ज़्यादा डैमेज नून लीग तो नहीं कर रही काजी फायद ईसा साहब को। ये बात आपकी देखें ना, किसी हद तक नून लीग इधर मंसूर अली शाह साहब से बातचीत की भी कोशिश हो रही है, और ये दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अपना मामला, पहली प्रायोरिटी उनकी, मैं आप कि मंसूर अली शाह साहब से मामलात अगर सही हो जाएं, कुछ गारंटियाँ ये वो, हालांकि वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो नहीं हो रही ना, जिसकी वजह से मसला आ रहा है।
कैसी तो गारंटीज मतलब एक निज़ाम चलता रहे, जो सिस्टम है मौजूदा उसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी उनकी अप्रीहेंशन है कि जी ट्रिब्यूनल के जरिए या 184(3) में पिटीशन टेकअप कर लें, हालांकि वो तो मेरा ख्याल है मेंटेनेबल बनती भी नहीं है। 184(3) में इलेक्शन पूरा कलअदम करार दें, ट्रिब्यूनल का मामला है वो काजी साहब खुद ही डिसाइड करके जाएंगे अपने इसमें। तो ये आप कह रहे हैं कि ये मामला है 6 जजेस जो रिजर्व सीट का मामला है ये भी ख़त्म हो सकता है? ख़त्म हो जाएगा ना सर। देखें एक दफ़ा ये इस गुब्बारे से अगर हवा निकल जाएगी ना तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर काजी साहब अगर कोई काम करते भी हैं अपनी रिटायरमेंट से कबल, कोई लेगेसी बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। फैसले वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, किस जानिब वो जाते हैं। गो के जो उनके सवालात थे 6 जजेस के ख़त पर लिए गए उसको नोटिस में, वो सवालात तो इतने कोई हौसलामंद नहीं थे, वो तो उल्टा क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं जजेस साहिबान को। और अब तो शायद वो इस जानिब भी जाएँ कि हम जो बात कर रहे थे वो बात दुरुस्त भी साबित हो रही है, डिग्रीज की बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा। यार ये आदिल बताएं कि ये जस्टिस तारिक जहांगीरी का मामला है डिग्री का, FIA का भी आया, हालांकि एक जज के हवाले से FIA की इंक्वायरी, FBR की अगर इंक्वायरी गलत है जज के हवाले से तो FIA की भी गलत है, सिंडिकेट और यूनिवर्सिटी की भी गलत है, ठीक है। तो मामला ये है कि इंटेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट वही ना, वो जो रिपोर्ट अब काजी साहब का भी मामला इंटेंट के ऊपर ही था। देखिए वही मेला फाइडी और ये अब इसमें आप नहीं देख रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद सर्ट किया जा रहा है। कल मिसिंग पर्सन का केस एक था, उसमें जैसे बाबर सदार का आर्डर जो है वो था, उसमें एफिडेविट मांगा गया है सेक्टर कमांडर से, और सेक्टर कमांडर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है पहले भी इनको तलब किया गया, जो एक लेटर लिखा गया था मई 2023 में, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की बात की गई थी। फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं मामला सेटल कर लेता हूँ, ये वो फिर नहीं हुआ। वो अब सारी चीज़ें रिकॉर्ड कैसे हैं। फिर ये आज जस्टिस इजाज़ इसहाक इनकी अदालत में केस था कि जी जो 2 PTI के वकील हैं फैसल चौधरी और नईम पंजोता, इनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा अडयाला जेल में, तो रोका जाता है। तो उस पर बड़ा सख्त आर्डर पास किया है। जो ताहिर शाह वो है जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो ये है ये क्या गलत, उनको तलब कर लिया गया है सिक्योरिटी इंचार्ज। और फिर इसके अलावा जो है वो मजीद उसमें कहा गया कि जिन ये आर्डर अब रिटर्न आएगा तो देखिए ये वकील जिन की तारीख में नहीं थे तो वो चीज़ें भी रिवर्स होंगी। तो ये तो ज़्यादा बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस पीछे नहीं हट रहे, जजेस मजीद जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि जजेस अगर ये जस्टिस काजी फैसा इस मौजूदा हालात में न्यूट्रल भी हो गए थोड़े बहुत, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हुकूमत के लिए फिर मुश्किलात ज़्यादा नहीं होंगी? सर देखिए काजी फायद ईसा साहब अव्वल तो ये है कि एज हेड ऑफ़ द जुडिशरी उनको अपने जजेस साहिबान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए। यही वजह मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह एक हाई कोर्ट के जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चल रही है वो ना चल रही होती अगर काजी साहब उस वक्त स्टैंड लेते। अगर आज भी काजी साहब, अगर आप जो बात कर रहे हैं न्यूट्रल होने की, वो न्यूट्रल भी हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक अदलिया के ऊपर उनकी मेहरबानी होगी। क्योंकि एक अब कह सकते हैं कि अदम इत्मीनान तो उनके ब्रदर जजेस में पाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर भी जजेस साहिबान अब निजी महफिलों में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है इदारे के लिए। यहाँ पर आगे काजी फायद ईसा साहब को सोचना होगा कि भाई वो क्या लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं। मैं तो अगेन उसकी तरफ ही होऊंगा। यार आपके ख्याल में लेगेसी बन नहीं चुकी? 6 जजेस का खत और 13 जनवरी नहीं, देखें सर अब वो बन चुकी है, जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया है, मगर अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ट्रायल चल रहे हैं, सिविल लिबर्टीज 9 मई की बेलें जो है देखें सर आज काजी फायद ईसा साहब कोई एक ऐसा फैसला कर दें, बहुत सारी चीज़ें जो भूली नहीं जा सकती मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें वो अब भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो अब सिर्फ NT-PTI जज माने जाएंगे। उनके पास उन्होंने मुनाल वाला जो जजमेंट उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को अच्छा खासा टफ टाइम दिया, मतलब उनकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा। मुशर्रफ वाली जजमेंट अभी आप खुद बात कर रहे थे कि उसको अपहेल्ड रखा है जो साबिक वज़ीर आज़म है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। काजी साहब अगर वो जो उनके बारे में एक तासुर आम हो चुका है ना कि PTI का जो एक बुग्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर उससे बाहर निकल कर बहुत सारी चीज़ें ये PTI वाले कहते हैं ना। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, PTI वाले कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ सुना जाए तो भाई कानून के मुताबिक पहली दफ़ा ये बात भी होती है कि कोई चीफ जस्टिस उनके साथ डील कर रहा है तो उनको मसला आ रहा है, ये भी बात होती है ना। क्योंकि माजी में ये भी तो हकीकत अदील रही है ना कि PTI को ऐसे चीफ जस्टिस भी मिले हैं जहाँ आउट ऑफ द वे भी रिलीफ मिले,
मतलब उनको साकिब निसार साहब के PTI दौर को से तो फिर वो बात दुरुस्त है ना, या- एम्पायर कभी भी नहीं मिला, नहीं मतलब दोनों एक्सट्रीम ही मिले। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि असल मसला यही आ रहा है जो मैं समझाऊँ कि जो अब जैसे मंसूर अली शाह के लिए भी है कि एक को बैलेंस रखें, जज की छाप ना लगे कि यार ये एंटी PTI एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में कल हम बैठे थे एक जगह पे बात अब तो इरफान सदीकी साहब ने उनके बारे में कोई लिखा है कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में कि बड़ा, हाँ उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त इनकी तो जो वो उन्होंने कोई उर्दू में उनकी अल्फाज भी तो बड़े, उन्होंने बड़ा मतलब काम शुरू हो गया ना दूसरी तरफ। तो वो मंसूर अली शाह साहब का वो कहते हैं ये उनको तो आइन पसंद जज है। तो ये है कि इरफान सदीकी साहब आपको पता है जब वो बोलते हैं तो यही समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब बोले। तो ये सूरत हाल है। देखिए जो कारी साहब है, आपके ख्याल में उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो डैमेज की पिछले अदालती साल में? सबसे मेन चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि काजी फायद ईसा साहब को डैमेज किया है इस लाइव स्ट्रीमिंग ने, जो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की है। बहुत से लोग आज काजी फायद ईसा साहब का वो जो रूप है वो खुद देख सकते हैं, जो पहले हम रिपोर्ट करते थे। नहीं ये तो एक बात है ना कि वो रूप और ये नहीं जो आप मुझे वो बात करें, आप अदालती फैसलों की बात कर रहे हैं ना, मैं वैसे तो मेरा तो ये बिलीव है कि अभी भी अगर काजी साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग ना की होती ना तो शायद उनका ये जो इमेज आज बन चुका है ना, ये नहीं मेरा ख्याल है कि नून लीग का वोटर सपोर्टर उनको अभी भी समझता है कि वो एक दबंग पाकिस्तान की आवाम सिर्फ नून लीग का वोटर सपोर्टर तो नहीं है ना, देखे ऐसे ना करें। पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ कहते हैं, मतलब वहाँ खैर वो जजेस भी इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा फैन क्लब जो है ये नून है या पीपल्स PTI है, इनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मजे की बात है कि ये चीफ जस्टिस पे फोकस, मैं तो यही कहता हूँ कि सियासी जमातों को नहीं करना चाहिए। कौन सा चीफ जस्टिस आ रहा है जी ये कर रहा है, ना चीफ जस्टिस पे ना आर्मी चीफ पे। हाँ यही बात है, यही मसला है कि जब तक आप इस पे करेंगे कि जी हमारा चीफ जस्टिस साकिब निसार आ रहा था, नून लीग ने कहा हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, हमारे चीफ जस्टिस ने फिर वो काम किए कि फिर जो है वो याद देखिए काजी साहब की अगर आप देखें ना जुडिशल साइड पे, तो सबसे मेन चीज़ तो सर जिससे सारा काम शुरू हुआ है वो 13 जनवरी का फैसला है। उससे 8 फरवरी के इंतखाबात आते हैं, उससे फिर 6 जजेस का खत भी आता है और उससे ही फिर ट्रिब्यूनल उसके बाद JIT साफियों की बनती है, उससे ही ट्विटर बंद होता है, एक्स बंद होता है, उसके बाद सारा 13 जनवरी के गिर्द घूम रहा है सर, जो कुछ भी हो रहा है ना वो 13 जनवरी के उस फैसले के गिर्द घूम रहा है। और वो फैसला जिसको आप खुद कहते हैं रिकाउंटिंग भी आती है, सही नहीं समझा, तशरीह गलत की, रिकाउंटिंग भी आती है उसमें। आप देखें रिकाउंटिंग में हाल ही में 3 मजीद नशिस्तें मिल गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। नहीं ये तस्सुर जो बनता है वैसे आपस की बात है, कहीं तो ये जो काई साहब का जी PTI के हवाले से तस्सुर है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये आपके ख्याल में? सर प्रोपेगेंडा शायद होता कुछ अर्सा पहले तक ये बात हम कर सकते थे, मगर अब जो इवेंट्स हमने देखे हैं अदालती सतह, एक गलती तो चले मतलब जनवरी 13 हो जाती है ना, तो बाद में उसको हल करने के भी बड़े तरीके थे। नहीं हल करने अब जैसे आपने मुबारक सानी में वजाहतें दी, उस केस में भी वजाहत दे देते। मुबारक सानी केस में आपने रिव्यू को सेकंड रिव्यू भी किया, नजर सालिस किया, मतलब किया। तो और फिर देखिए ना रिजर्व सीट के केस में जो हेयरिंग के दौरान करते रहे, अपने जो कैंप के जजेस हैं उनको भी नहीं छोड़ा कि भाई ये मैं क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, अब क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके ही तो आपको भी बचाया है इन्होंने। मतलब उस वक्त अगर 2019 में जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह ये क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ना करते तो आप आज चीफ जस्टिस ना होते। और वो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन फिर ये कहा कि जी मैं टेक्स्ट को फॉलो करता हूँ, आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर है, वहाँ जजमेंट ला एक है। इफ्तिखार चौधरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, आप भी सुप्रीम कोर्ट में आए और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को बदनीति की बुनियाद पे। सर देखिए ना कोलोफेल में तजाद की बात आती है ना, हुदैबिया पेपर मिल्स केस आया था, ये पीछे आपके कमरा अदालत नंबर 3, ठीक है, यहाँ पर आपने टाइम बार्ड होने की वजह से उसको खारिज कर दिया और राइटली सो बनता था। नहीं थी 4 या 5 थी, पल्ली साइड पे थी मुझे याद है, चले कमरा अदालत नंबर 5 था। अच्छा दूसरा एक मिसाल आती है हमारे सामने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की, उसमें एक आफिया शेरबानो वाली अपील, वो भी गैर मुसर हो चुकी, टाइम बार्ड हो चुकी होती है, उसमें आप वो रिलीफ दे देते हैं उस दरख्वास्त गुजार को जो आप हुदैबिया में नैब को देने से इनकार कर देते हैं। तो ये वो मामला वैसे अदील मैं बताऊँ वो ज़रा डिफरेंट इस तरह था कि वो 184(3) में वो जो फैसला था बंदियाल साहब ने, वो भी जिस तरीके से उस बेंच में किया कि जी
209 अदालती में फैसला था भाई। अदालती जो मर्जी कर लें, अदालती फैसला लेकिन था ना। हुकूमत ने आईसी फाइल की ना, और कई साहब उस बेंच में नहीं था। टाइम बार्ड भी तो हो गई थी ना, बात मैं उसकी कर रहा हूँ। मैं ये टाइम नहीं बार्ड। कह रहा कि गलत था या सही था, वो जो कहने लेकिन वाले हैं वो तो देविया वो को भी ये ठीक बात कहते नहीं हैं। कह सकते हैं कि हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए, हाँ उसमें ये बात है मर्जी की accountability। आर्टिकल 209 में का जो टैक्स है वो लिखा हुआ है जज के खिलाफ कार्रवाई, और आपने क्या किया है, आपने जज जो है, आपने जो इंटरप्रिटेशन, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, उसमें रीराइटिंग आती है ना। क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ये हुई है जो अमीरुद्दीन खान साहब, जो इस वक्त 2 जजेस ने जो कुछ लिखा है, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के, साउथ एशिया के बना देंगे लोग दबंग, तो वो उन्होंने लिखा है कि जी टैक्स से हम बाहर नहीं जा सकते। वहाँ कहाँ टैक्स में जमाल मंदुखेल साहब, और उन्होंने जो लिखा है कि जी 209 में एक जज जो है वो रिज़ाइन कर जाए, तो नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर उसको नोटिस हो गया है और वो अपनी कार्रवाई से बचने के लिए रिज़ाइन किया तो कार्रवाई जारी रख सकती है। ये इंटरप्रिटेशन हुई है ना टैक्स में। तो सलाउद्दीन जो वकील थे कराची के फैसल की, उन्होंने मुखालफत की थी, जस्टिस हसन रिजवी ने उसकी डिसेंट किया। अच्छा ये बताएं, आखिरी सवाल है, इस केस रिजर्व सीट के केस को आप रिवर्स करते देख रहे हैं, क्योंकि बातें हो रही है कुछ जजेस पे बहुत ज़रा, नहीं मेरा नहीं ख्याल, मुझे लग रहा है कि मुझे ये लगता है थम जाएगा मामला 10-15 दिनों के अंदर अंदर, अच्छा इसमें से आवाज़ निकल जाएगी। रिजर्व सीट्स वाला केस अब मुझे नहीं लगता कि हाँ अनटिल एंड अनलेस कुछ और इरादे हों जो कि इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कि ये फैसला बरकरार ही रहेगा। असल में लोग देखते नहीं है ना, जस्टिस हसन रिजवी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के शायद वो जज होंगे जिन्होंने रिसेंट पास में जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिसेंट की है। ये जो शरबानो वाला केस आप कर रहे हैं, आपकी इसमें डिसेंट किया, उन्होंने टैक्स पे को देखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में डिसेंट आया, 2-3 मामलात में उन्होंने ये क्रिमिनल बेंच पे ये जो केसेस सुन रहे हैं इनसे डिसेंट किया है। वो एक बड़े मतलब बोलना कम वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे बोलते हैं कम है लेकिन कमाल जब बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं, तो ये गलत असेसमेंट है, और मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी जैसे इरफान सादात जो है जिन्होंने सरप्राइज दिया था आपके ख्याल में, और बैंक नंबर 1 में बैठे हैं आते साथ ही, अल्लाह खैर करे, वो देखिए अब वो क्या होता है। हाँ ये तो देखते हैं कि आप कहते हैं कि चीज़ें थम जाएंगी मखसूस नशिस्तों, मुझे लगता है कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला अब थम जाएगा। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज। नाज़रीन आपने सुना कि नया अदालती साल क्या एक्सपेक्टेशन है, और काई साहब के जो गुजरता हुआ साल उसमें क्या किया, क्या उनकी जो है नाकामी पे हमने बात की, और मेन पर्पज़ ये होता है, कोई ऐसी बात नहीं, ये होता है कि ताकि एक पॉजिटिव तरीके से असेस किया जाए चीज़ों को, और यही चीज़ हम साकिब निसार के लेके जितने चीफ जस्टिस आए उनको क्रिटिकल व्यू उनका उनके टेनोर का करते रहें। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।